नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने फिर महाराष्ट्र के राजनीति को लेकर एक वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो किया था, संजय राउत डरे डरे से है क्या, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में तेज़ी से हलचल हुई है। और उद्धव जी और मोदी जी के मीटिंग के बाद, जिसकी और एक वीडियो मैंने मोदी जी के मीट के ऊपर एक की थी और एक वीडियो की थी मैंने उसके बाद ही तुरंत महाराष्ट्र में माइंड गेम्स कौन खेल रहा है और महाराष्ट्र में जो पॉलिटिशियंस माइंड गेम खेल रहे हैं उसके ऊपर एक वीडियो की। ये तीन वीडियो महाराष्ट्र के राजनीतिक हलचल पे की थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मित्रों, पिछले कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स ऐसी हुई है, मैं आप लोगों को एक नया डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ जो मेरे कानों तक आया है। खबर ऐसी है कि उद्धव जी जब दिल्ली गए मोदी जी से मिलने, तो उसके पहले पिछले 1-1.5-2 साल से खास करके ईडी सीबीआई और ये सब रेड्स चल रहे थे महाराष्ट्र में। तो थोड़ा सा ऐसे सुनने में आ रहा है कि मातोश्री में हलचल था, डिस्टर्ब थे और उनको किसी भी तरह मोदी जी से मिलके ये करना था। कोशिश तो उन्होंने बहुत की मिलने की, लेकिन हुआ यूँ कि मोदी जी अपॉइंटमेंट दिए नहीं। और यही हाल एनसीपी के सीनियर नेता और एनसीपी के जो पार्टी के चीफ है, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई है, शरद पवार जी, उन्होंने भी कोशिश की है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। देखिए, काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट नहीं की जाती कि एक बार तो उन्होंने अनाउंस भी किया कि मैं मोदी जी से मिलने भी जाऊंगा, लेकिन ये बिटवीन द लाइंस जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मैं उसी को एनालाइज कर रहा हूँ कि आफ्टर ये 2 साल बाद जब उद्धव जी को फाइनली मीटिंग मिली, ऐसे सुनने में आया है कि उद्धव जी की मीटिंग को एक कवर करके यहाँ से जो गए थे वो अशोक चव्हाण जी और अजित पवार जी, ये दोनों उद्धव जी को कवर करके एक कवर प्रोवाइड करने के लिए गए थे। विषय महाराष्ट्र के जो थे, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और जीएसटी के मुद्दे और अन्य महाराष्ट्र के मुद्दे के नाम पर गए। और जब उद्धव जी ने मोदी जी से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने 2 सहयोगियों को भी लेके आना चाहता हूँ। ऐसे बोलकर यहाँ से निकले। वहाँ जाकर उन्होंने अलग से मोदी जी से, उद्धव जी ने 40 मिनट बात की। ये जो मित्रों डेवलपमेंट है, ये एक नॉन गवर्निंग मीटिंग हो सकती है। और ख़ास करके ये दो जब पॉलिटिशियंस मिलते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिकल चर्चा होती है। अब इस मीटिंग में क्या हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये मीटिंग में क्या हो सकता है, ये राजनीतिक हालात और जिस तरह से शिवसेना की जो हालात है अब महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट पे के अंदर ही, उससे कुछ चीज़ समझ में आती है कि अभी इनको ये गवर्नमेंट में रहना नहीं है और वो एग्जिट रूट के लिए शायद एक डील मोदी जी को ऑफर कर चुके हैं। उनको भी आने वाले चुनाव में बीएमसी बड़ा जो एक लाइफलाइन मानी जाती है शिवसेना की, वो बचाने का भी एक बड़ा उनके कंधे पर बोझ है। क्योंकि मित्रों, अगर आपने ये गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद देखा हो तो मलाई खाने वाले जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब एनसीपी के हाथ में है। और शिवसेना को ये अच्छी तरह पता है, अगर हम आगे एनसीपी के साथ इसी तरह कंटिन्यू करें तो मुंबई का जो मलाई अकेले खाते थे वो एनसीपी और कांग्रेस को इक्वली डिवाइड करके देना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते। तो मित्रों, 30 साल से एक भ्रष्टाचार के आरोपों में और बहुत सारे आरोपों में लिप्त शिवसेना ऑपोजिशन हमेशा ही, कांग्रेस खुद अभी भी शिवसेना के ऊपर बीएमसी में आरोप लगा रही है। खास करके रवि राजा जो कांग्रेस के नेता है वो बीएमसी में आरोप लगा रहे हैं शिवसेना के ऊपर भ्रष्टाचार की। ये सब राजनीतिक जब डेवलपमेंट्स हो रही है तब उद्धव जी को फाइनली मोदी जी अपॉइंटमेंट देते हैं और उद्धव जी अपना बात रखते हैं। उसके एक दिन पहले एक या 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जी शरद पवार से मिलते हैं और शिवसेना का यहाँ पे थोड़ा सा हलचल होती है। संजय राउत भी थोड़े से डिस्टर्ब नजर आते हैं। और ये सब में मैंने एक वीडियो किया था कि संजय राउत डरे डरे से, क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने गए शरद पवार जी से, तो लोग उन्होंने कहा कि वो एक वैयक्तिक जो मीटिंग थी उसमें कोई राजनीतिक नहीं हुआ। अब ये पूरा राजनीतिक में जानकार रखने वाला बच्चा भी जानता है कि अगर 2 पॉलिटिशियन मिले तो वो क्रिकेट की बात नहीं करते। 2 पॉलिटिशियन मिले तो वो
कोई फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं करते, वो ज़रूर राजनीति की बात करते हैं और यही हुआ। उसके तुरंत बाद मित्रों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सब होते होते जब प्रशांत किशोर जी शरद पवार जी से मिलने आए तब भी शिवसेना को डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि अगर आप प्रशांत किशोर की जो मीटिंग हुई शिवसेना कांग्रेस दोनों में भी थोड़ी सी हलचल हुई और ख़ास करके शिवसेना में बार डिफेंसिव बयान आ रहे थे, हमें 5 साल की मुख्यमंत्री के पद की वादा मिली थी, ऐसी कोई सरकार गिरने वाली वगैरह 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 वगैरह। देखिए मित्रों, जो प्रशांत किशोर की जो मीटिंग शरद पवार जी से हुई वो क्यों हुई, इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, शरद पवार जी को अपनी बेटी सुप्रिया सुले का किसी तरह भी राजनीतिक जो फ्यूचर है वो इस्टेब्लिश करना है। उसके लिए उन्होंने शायद रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी को बुलाया, जो चुनावी रणनीतिकार है, वो कोई अलायंस रणनीतिकार नहीं है, वो खास करके चुनावी मैदान के रणनीतिकार है। तो क्या मिड टर्म इलेक्शन की बिगुल बजने की ये पूरी हालचाल है, ऐसे अगर कोई सवाल पूछे तो उसको नकार नहीं कर सकते। एक दूसरी बात, कंटिन्यूसली साइडलाइंड अजित पवार भी अपना गेम खेलेंगे, क्योंकि देखिए मित्रों, जब 2004 में एनसीपी जो पार्टी अपने पूरे फुल फॉर्म में थी, तब एनसीपी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिलने के बावजूद भी एनसीपी को सीएम का पद लेने नहीं दिया शरद पवार जी ने, और उसका कारण वैसे बताया जा रहा था कि उनको अजित पवार जी को मुख्यमंत्री देखना नहीं या बनाना नहीं था। और वहाँ से जो राजनीतिक एक नूरा कुश्ती जो काका भतीजे में हुआ वो आज भी चल रही है। अगर मित्रों देखा जाए तो 80 जो घंटे की जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसके भी पीछे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, शरद पवार जी को सारी चीज़ें मालूम थी और उन्होंने ही ये डिसीजन, उनके जानकारी में ये डिसीजन हुआ था। मित्रों, कहीं ना कहीं अपने जो भतीजे हैं उनका पॉलिटिकल करियर को धोखा में लाकर खुद की बेटी को सेफ रखना, ये हमेशा उन्होंने एक राजनीतिक खेल खेला है। तो शायद इसी के कारण है कि अपने परिवार में ही एक फूट अब उनको इमिनेंट है, अब वो शरद पवार जी के परिवार में कभी भी हो सकता है, ऐसे राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। मित्रों, मैं ये कोई दावे के साथ तो ऐसा एश्योर नहीं कर सकता कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जो हलचल है उससे कुछ रीडिंग्स इन बिटवीन द लाइन्स मैं बता रहा हूँ आपको। आप खुद भी इसके बारे में सोचिए, क्योंकि आज एक न्यूज़ आई, राम शिंदे और अजित पवार जी एक उनके कारखाना जो होता है शुगर का करजत जामखेड़, जहाँ से वो एमएलए थे, जहाँ से वो हार गए, वहाँ पे इनकी एक गुप्त बैठक हुई। ना अजित पवार ने उसके लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है, राम शिंदे जी ने तो उस ऐसी कोई मीटिंग ही हुई नहीं है ऐसे बताया है। मित्रों, अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो देवेंद्र फडणवीस जी का शरद पवार से मिलना, उद्धव ठाकरे जी का मोदी जी से मिलना, उसके बाद के बयानबाज, और फिर नाना पटोले जी का बोलना कि हम कांग्रेस अकेले लड़ेंगे, और उसी दूसरे दिन शरद पवार जी का बोलना कि हम महाविकास आघाड़ी करके एक साथ लड़ेंगे, शिवसेना का बोलना, संजय राउत जी का बोलना कि हम अकेले 100 असेंबली सीट्स जीत के आएंगे। और जब शरद पवार जी और प्रशांत किशोर जी मिलते हैं तब अजित पवार और पार्थ पवार को इनविटेशन नहीं होता, लेकिन जयंत पाटिल जी आखिर में आते हैं और तुरंत मीटिंग से बाहर निकलते हैं, और रिटर्न जाते वक्त सुप्रिया सुले जी और प्रशांत किशोर जी अलग एक गाड़ी में जाते हैं, शरद पवार जी अलग गाड़ी में जाते हैं। मित्रों, ये सारे जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रहा हूँ, ये सब रिकॉर्डेड है, सब लोगों को मालूम है। तो मित्रों, आपको क्या लगेगा इसमें? आप खुद सोचिए कि इसमें ज़रूर ये सरकार को बचाने या ये सरकार को टिकाने की कोई बैठक या लोगों की भलाई के लिए कोई नहीं हो रहा है। ये सब और सब अपने स्वार्थ की मीटिंग्स चल रही हैं, और शिवसेना को कहीं ना कहीं इस मीटिंग से अंदरूनी तकलीफ तो हो रही है, क्योंकि अब उनकी राजनीतिक पूरी का पूरा पार्टी का राजनीतिक करियर स्टेक पे है। आदित्य ठाकरे जी का भी पॉलिटिकल फ्यूचर, अगर एनसीपी ने कोई भी ऐसा कदम उठाया जिससे सरकार को धोखा है फिलहाल, तो शिवसेना का जो फ्यूचर है आदित्य ठाकरे जी, उनका भी राजनीतिक करियर खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि शिवसेना राजनीतिक तौर पर सक्रिय और राजनीतिक तौर पर तब टिक पाएगी अगर वो
बीएमसी पुनः जीतती है। सिर्फ जीतती है नहीं, उनको बीजेपी से ज़्यादा सीट्स लानी होंगी। अगर वो कैसे पैसे करके सत्ता टिका भी ले तो, और बीजेपी ने 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया, तब भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर असेंबली जैसे ही हारे शिवसेना और बीजेपी जीत गई है असेंबली, तो मित्रों बीएमसी का जो सत्ता है वो जो तात्कालीन तौर से उनको मिल जाती है कोई भी कारणों से, वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और ये डर शिवसेना को हमेशा सता रहा है। दूसरी बात मित्रों, अजित पवार जी अब अपना खेल कभी भी खेल सकते हैं, क्योंकि वो उनको लगातार हाशिए पे डाल रहा है और वो अपना एक टाइमिंग सोच रहे हैं। जिस दिन मुझे पता नहीं है और उनमें गट्स है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है उनके तरफ से भी। तो ये जो राजनीतिक जानकार है उन्होंने ये इस तरह का विश्लेषण अगर किसी ने किया हो तो बढ़िया, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो शिवसेना के जो संजय राउत जी के स्टेटमेंट है कि शिवसेना को गुलामों जैसे बर्ताव मिला देवेंद्र फडणवीस के सरकार में, मित्रों ये देवेंद्र फडणवीस के सरकार के लिए नहीं थी, ये अभी की सरकार के लिए एक संदेश था कि भाई आप मुझे वही बर्ताव दे रहे हो आज भी, और हम भी हमारे हाथ कभी भी फ्री कर सकते हैं, हमारे भी दरवाजे खुले हो सकते हैं, ये संदेश। अब ये क्या होता है, ब्लैकमेलिंग की राजनीति अब ये अलायंस वाले करते हैं। दूसरी तरफ नाना पटोले कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री होना है, और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होना है तो आपको महाराष्ट्र के अंदर के 4 राज्य को आपको काबिज करना होता है, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा और कोकण सह मुंबई। ये जो 4 राज्य हैं अंदर के, महाराष्ट्र के अंदर में 4 रीजन्स बोलता हूँ, सब रीजन्स, ये चारों रीजन्स के स्वभाव अलग हैं, और इस चारों रीजन्स में पैन महाराष्ट्र पार्टी बोलेंगे तो आज के टाइम पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो ये पूरा मामला फिलहाल इस दौर से चल रहा है कि ये सरकार अगर गिरती है तो कौन गिराएगा, और जैसे ही गिरेगा किस तरह के चुनाव होंगे, बीजेपी क्या दाव खेलती है, एनसीपी क्या दाव खेलती है, क्या सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद पवार जी और कोई गेम खेलते, ये देखने के लिए हमें आगे की राजनीतिक जो हलचल है उसे क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग भी सोचिए, ये सारे जो मैंने सीक्वेंस रखे आप लोग भी उसमें अपना एनालिसिस करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को पसंद आया तो आप लोग आपके दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, वंदे मातरम।